बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जो कि आप लोगों के लिए एक फ्रूटफुल वीडियो साबित हो, और इसके लिए मैंने मिस्टर शाकिरुल्लाह को दावत दी है कि वो हमें क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में बताएं, जिनका ताल्लुक़ जो है वो क्रोम एजेंसी से है और मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में वो काम कर चुके हैं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में वो सेशंस करवा चुके हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारी यूथ सेशंस, यूथ सेमिनार्स में वो जा चुके हैं। यूथ के लिए उन्होंने साइकोलॉजिकल सेशन जो हैं वो कंडक्ट करवाए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए टाइम निकाला। और जो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनके लिए आपने खुसूसी टाइम निकाला, उन सब की तरफ से मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करें ताकि व्यूअर्स को पता चले कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपका जो फोकस एरिया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में वो क्या है। जी शाकिर साहब। थैंक यू शबीर शबीर साहब, आपने बिल्कुल आपने जो इंट्रोडक्शन कराई, तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन थोड़ी सी 3-4 वर्ड्स में करूँगा। मेरी जो मेन स्पेशल एरिया है वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इसके साथ साथ काउंसलिंग भी है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी है, और इसके अलावा मैं जो हूँ रिसर्च पे भी काम कर रहा हूँ। आई एम रिसर्चर। मैंने एक्चुअली 9 रिसर्च पब्लिकेशन है, जिसमें 6 जो हैं वो इंटरनेशनली पब्लिश्ड हैं, गुड। और 2-3 जो हैं वो पाकिस्तान में पब्लिश हो चुके हैं। माशाल्लाह। और इन रिसर्चेज में ज़्यादातर काम हमने TDP जो IDP जिसको कहते हैं PTSD पे काम किया, इसके अलावा यूथ पे काम किए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे काम किए हैं। ये 3 मेजर एरियाज़ हैं हमारे जिस पे मैंने रिसर्चेस किए हैं। और अभी कोरोना 3rd लेयर जो आया था उस पर रिसेंट अभी रिसर्च किया है, जिसमें हमने एंजाइटी और डिप्रेशन इन चीज़ों को देखा था। तो माशाल्लाह। ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है मेरा। तो शबीर साहब, आपने जो टॉपिक मेरे ख्याल में सेलेक्ट किया वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के रिलेटेड और इश्यूज जो अभी चल रहे हैं इस वर्ल्ड में और रिसेंट टाइमिंग में, तो इस हवाले से होगा। तो जी शबीर साहब, अगर आपके जहन में ऐसे कोई और क्वेश्चंस रहते हैं जो आप करना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी शाकिर साहब, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने चूँकि जो आपका तारफ़ करवाया वो मैंने जैसे समुंदर को कूज़े में बंद किया। तो सर, चूँकि हमारे पास टाइम कम है और वीडियो भी शॉर्ट्स ही मैं चाहूँगा कि बने, और जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हों। तो सबसे पहला सवाल मेरा यूथ के हवाले से है कि आजकल यूथ में डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये डिप्रेशन की वजह क्या है? सबसे पहला सवाल ये है। और दूसरा ये है कि यूथ, चूँकि ये तो मुल्क का एक कीमती सरमाया होते हैं, तो ये अगर डिप्रेशन में चले जाते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो आया इनके लिए आपकी जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है या हमारी साइकोलॉजी है या ये हमारा साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, ये इनके लिए कोई किरदार अदा कर रहा है या नहीं? शबीर साहब, आपने जो सवाल किए हैं बड़ा कीमती क्वेश्चन आपने किए, क्योंकि हमारी यूथ जो है वो बहुत सफ़र हो रही है। रेशो जो अभी स्टेटिस्टिक आए हुए हैं उसके स्टेटिस्टिक के मुताबिक आजकल हमारे 5 में से एक यूथ जो है वो इफ़ेक्टेड है डिप्रेशन से, एंजाइटी से और दूसरे साइकोलॉजिकल इश्यूज से। ठीक है सर। इस पे एक्चुअली मैंने भी इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं खुद यूथ के साथ बहुत रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में भी रहा हूँ, वैसे भी यूथ सेशंस पे गया हूँ। लेकिन इतना फोकस हमारा इस मुल्क में इस चीज़ पे नहीं है, लेकिन होना ठीक। चाहिए, ठीक क्योंकि है। यूथ हमारा असासा है। और इसके अलावा मैं चलो इसके साथ मैं कुछ चीज़ें आपके खसूस से यूथ को कम्युनिकेट करना चाहूँगा कि जिसकी वजह से हमें यूथ में डिप्रेशन की काजेस क्यों ज़्यादा हैं। ठीक है। जी बिल्कुल। फर्स्ट रीज़न ये है कि अभी हमारे सोशल मीडिया एक्सपोजर सबसे मेन काज हमारे मुल्क में अभी जो है डिप्रेशन का, एंजाइटी का, साइकोलॉजिकल इश्यूज का, वो सोशल मीडिया यूज़ है। ठीक है। इसको कम करना चाहिए। इसका सर जैसे मिस यूज़ हम कह सकते हैं, मिस यूज़। मिस जी। यूज जो कर रहे हैं। जी जी। ठीक है। दूसरी चीज, 3-4 चीजें मैं बताऊंगा जिसकी वजह से हमारी यूथ आज इफेक्ट। एक, हमारी स्लीप रूटीन खराब हो गई है। हम ज्यादातर एग्जैक्टली। रात को टाइम हम जो है जागते हैं, दिन के टाइम हम सोते हैं। ठीक है। इस वजह से तीसरी रीजन हमारे पास ये है कि हम थोड़े से ये जो ड्रग्स वगैरह की तरफ रुझान हमारा ज्यादा हुआ है। इसमें ड्रग्स में हम ठीक है, कुछ ड्रग्स को हम कहते हैं कि ये ड्रग्स में शामिल नहीं, लेकिन दे आर
जैसे कि स्नफिंग हो गई, नस्वार, जैसे स्मोकिंग हो गई, जैसे शीशा हो गया, ये ऐसी हैं कि हमारे यूथ में फैल रही है। अब अगर मैं और ऊपर जाऊँ आइस की तरफ, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी इंस्टीट्यूशंस में आइस का रुझान बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से भी हमारे यूथ जो है वो एक्चुअली साइकोलॉजिकल इश्यूज में इंगेज है। और तीसरा रीज़न जो हमारा अभी चल रहा है वो हमारा फैमिली सिस्टम है। अब हमारा एज अ मुस्लिम भी, एज अ पाकिस्तानी भी, हमारा फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता तो ये इश्यूज ना होते। आज अभी हमारा फैमिली सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली सेग्रीगेशन की तरफ जा रहा है, सेपरेशन, और जिसकी वजह से हमारे यूथ की कोई सपोर्ट वगैरह नहीं होती ना। और आखिरी जो चीज़ मैं बताना चाहूँ वो है कि हमारी यूथ जो है उनकी ज़्यादातर इंटेंशन जो हैं वो, इनकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप होने वाले, वो स्टॉप होगी। क्या वजह है? मेन यूज़ जो है अभी मोबाइल यूज़ और फ्रीक्वेंट यूज़ जो है, इसकी वजह से जो बंदे का फ्रंटल लोब है ब्रेन का, वो इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इनकी क्रिएटिविटी, इनकी क्रिटिकल थिंकिंग, इनकी कॉपिंग विद स्ट्रेस जो स्किल्स है वो डैमेज और डिक्लाइन हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर यूथ को इन चीज़ों से निकाले, इसके बारे में अवेयरनेस दे दे, यूथ को भी, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, क्योंकि यूथ के साथ ये चीज़ें लिंक होती हैं। एग्जैक्टली। अच्छा सर, जब आप तबसरा कर रहे थे तो जहन में मेरे एक सवाल आया कि आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं वो रो रहे होते हैं, तो माएँ क्या करती हैं कि उनको बड़ा मोबाइल उनको दे दिया और कार्टून वगैरह लगा के दे दिए, या कोई ड्रामा लगा के दे दिया, या उनको सॉन्ग्स वगैरह जी जी, लगा के दे बिल्कुल देते हैं बिल्कुल। और ख़ुद वो काम में मशगूल हो जाती हैं, और वो बच्चा जो है वो सारा दिन मोबाइल देखता है। तो आया ये उस बच्चे के लिए या उसकी सेहत के लिए ये मुज़िर है या नहीं? ये सबसे गलत प्रैक्टिस है, सबसे गलत। हम एक्चुअली, एक रिसर्च आई हुई है, उस रिसर्च में कहा गया है कि आप एक बच्चे को अंडर 5, अंडर 12, अंडर 13 को अगर आप मोबाइल देते हैं, उसका मतलब है कि आप एक बच्चे को 1 ग्राम हेरोइन देते हैं। ओ। ठीक है। सबसे सिवियर। हमें चाहिए कि अगर आप पेरेंट्स में, मदर जो हैं वो काम कर रही है, तो बच्चे को खिलौने वगैरह में इंगेज करें, कोई और दूसरी एक्टिविटी में, फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज करें। गेम्स जिस वगैरह जो गेम, हैं जो फिजिकल। फिजिकल गेम्स, जो जी जी। जो जो मोबाइल के गेम्स होंगे या जो दूसरे गेम्स वगैरह, GTA वगैरह जो हम डेस्कटॉप वगैरह पे करते थे ना, ये चीज़ें सारी गलत हैं। गलत तो है। तो इसकी वजह से बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो भी, फिजिकल भी इफेक्ट होगी, साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट होगी। तो फिर क्या होता है कि फिक्सेशन एक टर्म यूज़ करते हैं कि उस बंदे की पर्सनैलिटी, वो चीज़ें फिर अडॉप्ट हो जाती हैं। इवन 18 साल तक अगर अभी चाइल्डहुड के कुछ इश्यूज अभी चल रहे हैं, जो स्पेशली अब देखें तो ऑटिज्म एक टर्म यूज़ हो रहा है, जो बहुत कॉमन हो रहा है हमारी किसमें, बच्चों में। वो क्यों हो रहा है? इसकी मेन रीज़न जो अभी हम देख रहे हैं वो सोशल मीडिया यूज़ है। एक तो जेनेटिक भी है, लेकिन दूसरी जो यूज़ हम देख रहे हैं वो, क्योंकि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। जी। वो जो आप अगर मोबाइल को अंडर अंडर 10, अंडर 5 या अंडर 3 2 यूज़ करता है एक बच्चा, तो उसकी नर्व सिस्टम इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से सही। न्यूरो डेवलपमेंटल काजेज डेवलप, जिसकी वजह से हम यूथ में, बच्चों में ऑटिज्म का रुझान ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखना चाहिए, और इनकी जगह पे खिलौने वगैरह या फिजिकल एक्टिविटीज़ में बच्चों को इंगेज करना चाहिए। और एग्जैक्टली। ये बच्चे, वालिदैन जो है इसको रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, बट इट इज़ नॉट रिलैक्सेशन टेक्निक, इट इज़ अ डिस्ट्रेस टेक्निक टू चाइल्ड एंड हिज मदर, बिकॉज एग्जैक्टली। बच्चा फिर इन वालिदैन के लिए फिर वही प्रॉब्लम बन जाता है। जी। ठीक है सर। ठीक है, बहुत मेहरबानी शाकिर साहब। अच्छा सर, जो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर जो मुझे नज़र आ रहा है, सबसे कॉमन इशू है बल्कि ये, कि ये जो हमारी फ़ीमेल हैं, हम देख रहे होते हैं कि अक्सर मतलब हमें 100 में से कोई इस तरह की एक हमें फ़ीमेल मिलती हैं जो कि सिर्फ़ मतलब वो रिलीजियस की तरफ जो है उनका बहुत ज़्यादा रुझान अचानक से हो जाता है। पहले कि हालांकि वो इस तरह नहीं होती, तो उसके बाद ज़िक्र अस्कार करना शुरू हो जाती हैं, नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाती हैं, पर्दा ज़्यादा करना शुरू हो जाती हैं। तो उसकी उसका क्या इशू है? और जब हम उनको हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं तो हॉस्पिटल में वहाँ पे उनका बीपी नॉर्मल हमें मिलता है, ठीक है, वहाँ पे पल्स रेट उनकी नॉर्मल हमें मिलती है, लेकिन या तो वो बेहोशी की हालत में होते हैं, या तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़िक्र वस्कार की हालत में होती हैं। तो उसका क्या मेन रीज़न हो सकता है? और आया ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो उसमें अपना किरदार अदा कर रही है, या जो है वो जैसे लोग इलाज करवा रहे हैं वो किसी बाबे के पास चले जाएं, जैसे हमारा मतलब कल्चर चल रहा है, ट्रेडिशनल जो है, ट्रेडिशनल जो हैं। ट्रेडिशनल जी वेज जो बिल्कुल, है। आप वो जी उनके जी। पास, हाँ, उनके पास चले जाते हैं कि इसके लिए कोई तावीज़ कर दें, कोई दम कर दें, कोई टोटका कर दें। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? अच्छा, शबीर साहब, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, और ये कॉमन फैक्टर भी है हमारी सोसाइटी में चल रहा है, स्पेशली
जो हमारी देहाती एरियाज है उनमें ये चीज़ बहुत कॉमन चल रही है, ठीक है जी सर, बिल्कुल। एक्चुअली एक तो ये है कि जब इंसान कभी स्ट्रेस में होता है तो हमेशा किसी न किसी रिलैक्सेशन पॉइंट के पीछे चलता है। तो एक वो रिलैक्सेशन इन चीज़ों में देख रही है कि मुझे दम करके मैं ठीक हो जाऊंगी, ये करके मैं ठीक हो जाऊंगी, वो जाऊंगी। एक्चुअली वो ठीक नहीं हो रही, वो डिस्टर्ब हो रही होती हो है, रही ठीक है। होती है, जी। लेकिन मसला ये है कि जब बंदा एक दिस इज द नेचर ऑफ द ह्यूमन कि एक बंदा डिस्ट्रेस में होता है तो वो हमेशा रिलैक्सेशन की तरफ जाता है, वो ढूंढता है कि मुझे कहाँ पे रिलैक्सेशन मिलती है। तो ये फैक्टर है जो रिलैक्सेशन के लिए वो दम वगैरह या मुल्ला या पीर शीर के पीछे चल जाते हैं। तो इस वजह से उनमें स्ट्रेस कम नहीं हो ज़्यादा हो जाता है। और दूसरी बात आपने की कि एक लड़की आ जाती है कि वो उसका पल्स भी नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है, लेकिन वो बेहोश होती हैं या अनकॉन्शियस होती हैं, कोई और वजह होती है। शबीर साहब इसकी मेन रीज़न जो है वो है स्ट्रेस, ठीक है। जब इंसान पे स्ट्रेस ज़्यादा आ जाता है तो बंदे का जो ब्रेन सिस्टम है वो नर्व से बना हुआ है। ये एक बिजली की तरह जितने वायरिंग हम करते हैं कमरे में, इस तरह हमारी ब्रेन की भी वायरिंग हुई है, ठीक है सर। जब स्ट्रेस ज़्यादा हो तो फिर वायरिंग में कुछ शॉर्टकट आ जाता है, सर्किट जिसको हम कहते हैं कट जाता है। तो इस तरह ब्रेन के सर्किट जो है वो कट जाता है, तो इसकी वजह से बंदी क्या होती है, बेहोश हो जाती है। लेकिन वो खुद ठीक भी हो जाती है जब आप उसको कोई टाइम देंगे, 10-15-20 मिनट दे देंगे तो आप वो ऑटोमेटिकली दोबारा ठीक हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह वायर कट जाता है हम दोबारा उसको रीजॉइन कर लेते हैं। तो ब्रेन को रीजॉइन करने के लिए उसको क्या चाहिए, हम टैप वगैरह लगाते हैं, इसके लिए उसके लिए रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है। होता है। तो ये जी सर, ये साइकोलॉजिकली क्या हम उनको ट्रीटमेंट देंगे या उनको हम मेडिकली ट्रीटमेंट देंगे? इस तरह के जो हमारे पास जो पेशेंट होते हैं, जो मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि वो ज़िक्र अस्कार की तरफ चले जाते हैं, मतलब रिलीजियस की तरफ जो है ना, वो ज़्यादा रिलीजियन हो जाते हैं, तो उनको हम साइकोलॉजिकली ट्रीट करें या उनको जो है मेडिकेशन हम दें? इसमें नेचर को सिविरिटी लेवल को हमें देखना होता है, क्योंकि ग्रेवियोसिटी एक फैक्टर है जो बंदों में आ जाता है। कभी सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में लोग चले जाते हैं, कुछ इस लोग इसमें हालुसिनेशन में भी चले जाते हैं, डिल्यूजन में भी चले जाते हैं। तो ये जो फैक्टर है ये साइकोटिक फैक्टर है, तो इसके लिए हमने फिर मेडिसिन का हेल्प लेनी होती है, ठीक है। ठीक है और सर। एक्चुअली हमारा मॉडल भी जो है, ट्रीटमेंट मॉडल जो है, वो 4-5 फैक्टर पे बना हुआ है, बायो साइको सोशल एंड स्पिरिचुअल मॉडल। बायो हमारा मेडिकल होगा, साइको हमारा साइकोलॉजिकल, सोशल हमारा सोशल वर्क का होगा, एंड स्पिरिचुअल मॉडल हम इसमें रिलीजन की भी हेल्प ले सकते हैं। ये हमने सारे कंबाइन होकर अभी नया मॉडल बना हुआ है, बायो साइको सोशल एंड स्पिरिचुअल मॉडल। इसके अंदर हम सारी ट्रीटमेंट कराते हैं। लेकिन बात यह है कि हमने पहले उनकी काउंसलिंग साइकोथेरेपी इज़ वेरी मैंडेटरी हो, इसलिए क्योंकि मेडिसिन बंदे को रिलैक्सेशन तो दे देता है, लेकिन जो फैक्टर इसके पीछे होते हैं वो नहीं निकालता। वो काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के थ्रू हमने उसे निकालने हैं। जब वो फैक्टर निकल गए, बंदा ऑटोमेटिकली खुद ही ठीक हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, चूँकि मैंने आपका बहुत सारा टाइम ले लिया, तो वो यूथ के हवाले से है। तो यूथ आजकल जो है हमारे तकरीबन वो पबजी में गिरे हुए हैं, कुछ जो हैं वो मुख्तलिफ, मतलब वो भी जितने भी सोशल जो एक्टिविटी टिकटॉक में, मतलब दिन के तकरीबन वो 12 घंटे जो हैं वो यूथ, मतलब यूथ इसको अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो जो 12 साल से लेकर जो 28 साल तक का जो हमारा बच्चा है या जो हमारा नौजवान है, वो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो उसके लिए आपकी जो फील्ड है साइकोलॉजी, तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि कोई सजेशन दें या कोई अच्छा सा मैसेज दें, ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वीडियो के थ्रू जो है ये जान सकें कि आया हम उनके घर में अगर इस तरह के बच्चे हैं, नौजवान हैं, तो वो उनको किस तरीके से मोटिवेट करें। तो काइंडली ज़रा बता दीजिए। पहले तो मैं बताऊंगा कि पबजी का और टिकटॉक का एक इंसान की पर्सनैलिटी पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। एक बंदा जो पबजी यूज़ करेगा उसमें वायलेंस टेंडेंसी, सुसाइडल आइडिएशन, ये दोनों बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरी चीज़ हैट्रेड, नफरत, लोगों में नफरत पैदा हो जाती है। ये 3 फैक्टर तो पबजी ने हमारे यूथ में डाल दिए, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने रिसर्चेस देखी तो उसमें मैंने देखा कि नंबर ऑफ यूथ ने अभी दी पबजी की वजह से सुसाइड्स किए हैं, ओके। सेकंड, जो टिकटॉक की बात हो रही, दे लीड्स टू नार्सिसिस्टिक हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, they change their identity, they have personation disorders. The people who are using the TikTok and PUBG, they're leading yourself to 3 personalities: antisocial personality disorder, narcissistic personality disorder, and histrionic personality disorder.
तो ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। पहले ये चीज़ें इन लोगों को पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़, जब ये आपने कहा कि सर आप कोई सजेशन दे दें, तो इसके लिए सबसे बड़ी सजेशन ये है कि आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करें विद योर मदर, विद योर फादर, विद योर चिल्ड्रन, एग्जैक्टली। विद योर फ्रेंड्स ओनली, एंड sports. If you spending a time with these things, and lastly, if you're a student, then spend a time with your books, like study books. Not mandatory, go for the Sirat al-Nabawi book, go for the histories of book, go for these things, because they groom you, like a Shfaq Ahmad book, like Zawiya book, like Exactly. like see the Shahab Nama, Qudrat al-Shahab, because they have and Sirat al-Nabawi जो बुक है उसमें हुज़ूर की प्रैक्टिकल लाइफ है, उसको पढ़ें, ठीक है। और फिर ग्रेट लीडर्स जो हमारे गुजरे इस मुल्क इज इस्लामिक एंड आल्सो दो अदर, और नेपोलियन को पढ़ें, अलेक्जेंडर को पढ़ें, ठीक है। फिर हम मुस्लिम पे आ जाए, तारिक बिन ज़ियाद को पढ़े, इन चीज़ों साहब कराम की ज़िंदगी को पढ़े, ये चीज़ें पढ़े। एग्जैक्टली। तो इन चीज़ों में बंदा अगर फैमिली को टाइम देगा, दोस्तों को टाइम देगा, भाई को टाइम देगा, ठीक है, तो इन चीज़ों से इसकी ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। एक्चुअल प्रायोरिटीज़ में हमने वो चीज़ें रखी हैं, सेकंड प्रायोरिटी में हमने इसको रखा हुआ है, जिसकी वजह से हम सेकंड प्रायोरिटी की वजह से अगर जितना भी हम भागेंगे उतना उसको इश्यूज होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी को हमने ख़त्म करना, वो क्या है? फेसबुक जो है मिस यूज़ नहीं करना, टिकटॉक सो गो अवे, देन गो फॉर दी पबजी, उनको गो अवे करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो अपने आप को इफेक्ट करेंगे। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अपने आप को खुद ही बीमार करते हैं। ऐसे लोग मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिकली इन आवर यूथ। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आप हमें थोड़ा सा वक्त देंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस चैनल के थ्रू जो आपके पास नॉलेज है साइकोलॉजी के हवाले से, वो हम अपने व्यूवर्स को बता सकें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद हम नई इस तरह की वीडियो बनाएं, तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।